Assalamu alaikum dear students, welcome to Stars Academy, head office Georgetown Lahore. This is me Awais Fida and we are going to start our unit number 3 today of bioenergetics. अच्छा मेरे बेटे, जब कभी हम लोग बायोएनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनर्जी का एनालिसिस करना चाहते हैं। यानी हम लोग ये कह रहे होते हैं कि जब कभी भी आप लफ्ज़ बायोएनर्जेटिक्स लिखते हो तो असल में बायोएनर्जेटिक्स इज़ ए क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप। ये बेसिकली आपके पास एक क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप है जिसमें हम इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं कि हाउ डू इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को हम फिजिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस सारे एनर्जी रिलेशनशिप का एनालिसिस करना बायोएनर्जेटिक्स है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि द लाइट विच मे फॉल फ्रॉम द सन, वो लाइट जो आपको थ्रू सोलर रेडिएशन आ रही है, हम इस लाइट को कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से इनटू ए केमिकल बॉन्ड विच इज़ नेम्ड एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी फोटोसिंथेसिस आपके पास असल में वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग इस लाइट एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जब कभी मेरे बेटे हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं रेस्पायरेशन के अंदर। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं दे गॉट स्प्लिट इन रेस्पायरेशन। यानी यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्लिट्स टू गिव दैट एनर्जी इनटू एटीपी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं बात करूँ तो इस वक्त जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये एनर्जी कहाँ से आई है, तो आप कहेंगे कि सर जो आपने फूड खाया था वहाँ से आई है। मैं कहता हूँ बेटे थोड़ा सा और पीछे जाइए, फूड कहाँ से आया है? आपने कहा सर फूड प्लांट से आया है। और बेटे प्लांट के पास फूड कहाँ से आया है? हमने कहा जी वो असल में सनलाइट की वो एनर्जी है। यानी बेसिकली वट एवर आई एम डूइंग टुडे एंड वट एवर यू आर डूइंग टुडे, दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू सन, राइट। सो हम कहते हैं जी प्लैनेट अर्थ के ऊपर अगर कोई एनर्जी मौजूद है और एनर्जी का कोई सोर्स मौजूद है तो वो असल में आपके पास सन है। एंड वी ऑल और ड्राइविंग आवर लाइफ, हम अपनी सारी की सारी ज़िंदगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ सूरज की वजह से चला रहे हैं। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे कंस्ट्रक्ट होते हैं और कहीं पर उन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से एटीपी बनाते हैं। सो हम कहते हैं जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन पढ़ते हो तो वो मेरे बेटे होती है फोटोसिंथेसिस में। और जब कभी हम लोग इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग बेटे पढ़ रहे होते हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस को, राइट। अच्छा, मोर ओवर हम क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जी फोटोसिंथेसिस बेसिकली आपके पास एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन करते हो, जबकि इसके मुकाबले में जब कभी हम लोग रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। मोरोवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे फोटोसिंथेसिस आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज एन endothermic reaction, while catabolic reactions are exothermic in nature। ये एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं बेटे। इसी तरीके से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपके पास वो टाइप ऑफ रिएक्शन है
जिसको हम लोग रीडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जबकि कंपैरेटिवली जब कभी रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो इसको हम लोग प्राइमरीली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे बेटे हम लोग ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपके पास वो एक्सक्लूसिव रिएक्शन है जो कि आपके पास डे टाइम में प्रोसीड होता है, और रेस्पिरेशन वो रिएक्शन है जो एक्सक्लूसिवली बल्कि नॉट एक्सक्लूसिवली, इट इज़ ए डे एंड नाइट रिएक्शन, डे एंड नाइट, और इन अदर वे आपके पास ऑल टाइम रिएक्शन है, ये आपके पास ऑल टाइम रिएक्शन है। अच्छा, अगर सवाल ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन दैट अकर्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो सारी जिंदगियों में चलता है, तो हम कहते हैं जी रेस्पिरेशन वो रिएक्शन है जो कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में चलता है, जबकि फोटोसिंथेसिस आपके पास वो रिएक्शन है दैट अकर्स इन फोटोऑटोट्रॉफ्स। यानी ये फोटोऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ये हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ आपके पास एल्गी हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो फोटोऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। मोर ओवर मेरे बेटे हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपके पास असल में वो रिएक्शन है जिसके अंदर जो प्रोसीड हो रहा होता है इन क्लोरोप्लास्ट, और रेस्पिरेशन आपके पास वो रिएक्शन है दैट प्रोसीड ईदर इन साइटोप्लाज्म, जो या तो मेरे बेटे साइटोप्लाज्म में चलता है या ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग एक बात ये पढ़ रहे होते हैं कि बेटे जब कभी हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जी आपके पास फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन एमिशन होती है। अच्छा, ये सारी जिंदगियों में नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि चलें चूंकि जो प्लांट और एनिमल की जो रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन एमिशन होती है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होती है। अच्छा, इसको हम लोग वैसे वेरिएबल कंसिडर करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन आपके पास एरोबिक प्रोसेस भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। सो पॉसिबली आपके पास यहाँ पर ये यूज़ हो भी सकते हैं, ऑक्सीजन यूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मोर ओवर मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस आपके पास असल में वो प्रोसेस है जो कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की कन्वर्जन है, जबकि रेस्पिरेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को या तो मेरे बेटे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में चेंज करते हो विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और अगर आप तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती तो फिर आपके पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये एक करने में आती है कि आपके पास प्लांट के अंदर दो पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि ये आपके पास एक्सक्लूसिवली दिन के वक्त या शाम होते हुए ये दो ऐसे मुकामात आपके पास प्लांट में आते हैं जिनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है। यानी हो क्या रहा है कि प्लांट के अंदर मेरे बेटे जब कभी हम ये बात पढ़ते हैं कि रात के अंधेरे में रेस्पिरेशन चल रही है, रेस्पिरेशन इज एन ऑल टाइम प्रोसेस, और हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से यूज़ की जाती है
और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। जैसा कि मैं जिंदा हूं, आप लोग सब जिंदा हैं, हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी ये वाला मैकेनिज्म चल रहा है कि वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। अब बेटे जब कभी सुबह होना शुरू होती है तो कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिंथेसिस होते होते यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और एक वक्त आपके पास आता है कि इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जितनी रेस्पिरेशन की नीड है। तो ये फोटोसिंथेसिस उसकी नीड पूरा कर रहा होता है और फोटोसिंथेसिस को यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। सो जब कभी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल पेस में चल रहे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, बिकॉज इस वक्त आपके पास एनवायरनमेंट के साथ नेट एक्सचेंज जीरो हो जाता है। फिर बेटे सूरज अपनी पीक पे आता है और फोटोसिंथेसिस भी अपनी पीक पे आती है। सारा दिन इतनी कदर फोटोसिंथेसिस होती है कि रेस्पिरेशन की तो नीड बड़ी बेसिक है, उसको उसकी नीड पूरी करने के बाद इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है कि हम एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ सूरज फिर ढलता है, ढलते 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 एक वक्त वो आता है कि सिर्फ इतनी फोटोसिंथेसिस रह जाती है जो रेस्पिरेशन की नीड है और रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड उसको पूरी कर रही होती है। अल्टीमेटली सूरज ढल जाता है और हम कहते हैं रेस्पिरेशन उस स्पेस पे चलती रहती है। सो हम कहते हैं कि डाउन और डस्क पे दो मुकामात ऐसे आते हैं जिनको हम लोग कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज एक्चुअली कंपनसेशन पॉइंट, तो हम ये कहते हैं कि कंपनसेशन पॉइंट असल में वो मुकाम होता है व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस become equal to rate of respiration। तो अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ के इक्वल हो जाए तो हम लोग इसको कंपनसेशन पॉइंट कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो बेटे आज हम लोग इन दोनों प्रोसेसेस में से फोटोसिंथेसिस के ऊपर गौर करेंगे और सबसे पहले हम लोग ये देखना शुरू करेंगे कि यार ये फोटोसिंथेसिस का जिस मैकेनिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्यों और उसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं। जब कभी भी बेटे लफ्ज हम लिखते हैं ना जी फोटोसिंथेसिस और हम इसको बाइफरकेट करते हैं इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि एक पार्ट वो होता है जिसको हम लोग फोटो कहते हैं और दूसरा पार्ट वो होता है जिसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। यानी रिएक्शन खुद दो हिस्सों पर डिपेंड करता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक सिंथेटिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास चीज़ें बनती हैं, राइट। हम ये बात पढ़ते हैं कि अगर आपके पास फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिखे जाएं तो आप ये बात करते हो कि भाई ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मेरे बेटे ये दोनों मॉलिक्यूल असल में एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल हैं। ये मेरे बेटे आपके पास इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और ये आपके पास ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जब कभी हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इन मॉलिक्यूल का क्या होता है, तो ये मॉलिक्यूल बेटे जो कार्बन डाइऑक्साइड का है ये C6H12O6 में कन्वर्ट होता है। यानी लग रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को भर रहे हैं। अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजन को भर रहे हैं तो आप असल में कार्बन डाइऑक्साइड की मेरे बेटे रिडक्शन कर रहे हैं। यानी आप सादा लफ्जों में अगर बात करें तो आप रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हम पूरे चैप्टर में जब कभी भी रिडक्शन की बात करेंगे रिडक्शन इज द गेन ऑफ, ठीक है।
और जब कभी भी मेरे बेटे हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, याद रखिएगा हम लोग बात करेंगे ऑयल की। ऑयल, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। अच्छा चलें जी, हम बात करते हैं कि आपके पास दूसरे नंबर पे कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, और ऑक्सीजन बनता है। नहीं बेटे देखिए, ऑक्सीजन कहाँ से बना है, तो आप ये कहते हो कि सर ये जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है, ये ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में हमने वाटर में से हाइड्रोजन निकाल लिया। बेटे हाइड्रोजन का रिमूवल किया है वाटर में से आपने। सो आपने नहीं बात पढ़ी कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो आपने हाइड्रोजन का तो लॉस कर लिया वाटर में से। जब आपने हाइड्रोजन का लॉस किया है तो आपने बेसिकली ऑक्सीडेशन की है जी, डन हो गया। उसने कहा जी अगली बात करें तो ग्लूकोज आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और ये जो ग्लूकोज आपके पास मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये मेरे बेटे एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, राइट। मोरओवर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वो रिएक्शन है जो हमेशा चलेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। आप जरा डेफिनेशन देखिएगा, हम ये सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। इट्स अ रीडॉक्स रिएक्शन। कैसे रीडॉक्स, क्योंकि बेटे इसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सो आई एम सेइंग दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, राइट। इट्स अ रीडॉक्स रिएक्शन in which energy poor or inorganic and oxidized molecule of carbon dioxide and water. It's a redox reaction. It's a redox reaction in which energy poor, inorganic, oxidized molecule of carbon dioxide and water are converted into energy rich, organic, reduced molecule of glucose in presence of chlorophyll and sunlight with liberation of oxygen as byproduct. This is named as photosynthesis. I'm going to repeat it, please carry on. हम ये बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जी अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हो तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एनर्जी पुअर, इनऑर्गेनिक, ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are converted into energy rich organic reduced molecule of glucose in presence of chlorophyll and sunlight with liberation of oxygen as byproduct. This is termed as photosynthesis, राइट। सो हमने कहा यार ठीक है फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता होगा, हम सिर्फ आज ये कंसिडर करने जा रहे हैं यार ये फोटो क्या होती है। हाँ अच्छा चलें जी ठीक है भाई, फोटो के लिए हम लोग लाइट का वर्ड यूज करते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। और हाउ डू दैट लाइट बिहेव, हमने लाइट के बिहेवियर की बात करनी है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग लाइट के बिहेवियर की बात करते हैं तो हम लोग बड़ी सीधी सी बात एक पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं देखो बेटे जब कभी आप लाइट के बिहेवियर की बात करते हो, लाइट का बिहेवियर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। मसलन आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर मैं कहता हूं ये कोई लाइट है और ये ए लाइट है, वो इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस ऐसी ट्रांसपेरेंट है कि इट पासेस दैट लाइट, राइट। दूसरे नंबर पर हम क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी अगर लाइट आपके पास किसी सरफेस पे पहुंचे और उससे रिफ्रैक्ट हो जाए, ये दूसरा बिहेवियर होता है, राइट। तीसरे नंबर पर हम ये बात पढ़ते हैं कि लाइट किसी सरफेस पे जाए और वहां पर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अच्छा एक लाइट का बिहेवियर ये हो सकता है कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करे और मेरे बेटे वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, राइट। हम लोग ये कहते हैं कि बेटे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी लाइट होती है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, चार्ली। देखे ना जी, आपके पास दुनिया में हजारों लोग होते हैं,
या मैं कहता हूँ जी अगर आप एक हैं, आप कोई मुश्ताक हैं, आप कोई रियाज हैं, आप कोई रज़िया हैं, आप कोई सलवा हैं, कोई कुछ भी हैं, आप तकरीबन दुनिया में आधे मर्द हैं आधी औरतें हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन कितनी है? आप अच्छा चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत फ़र्क है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही अब मैं गिन के 52% ये तो नहीं करूँगा ना। अच्छा मैं ये आपको कहता हूँ कि भाई आपके पास जितने भी मेल फीमेल पाए जाते हैं, आपके पास तकरीबन अगर 8 अरब की दुनिया है, सो एवरी पर्सन हैव हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज़? ही और शी हैज़ 4 अरब उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 अरब में से आप किसी एक को चुनते हैं, हाँ, तो वो जो 4 अरब में से आप किसी एक को चुनते हैं वही आपके लिए अहम होता है ना बेटे, बड़ी सीधी सी बात है। सो वो जो आपके लिए, जिसको आप एब्जॉर्ब करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई लाइट के इतने रंगों में से एक पिगमेंट को आपने, एक लाइट के वेव को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, भाई वही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, यही तो इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा असल में आपने एक्शन किसके साथ कर रहे हैं? आपने जितने भी एक्शन करने हैं उसके साथ करने हैं जिसको आपने एब्जॉर्ब किया, जिसको आपने अपनाया है। तो भाई ठीक है भाई, सीधी सी बात है। उसने कहा कि जी जिस लाइट को कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है वो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। सो हमने कहा जनाब अगर आप चार्ली लाइट की बात करते हैं, ये लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आती है और जिसको आप एब्जॉर्ब करते हो उसके ऊपर आप अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं जनाब, ठीक है। और बेटा जिनको आप एब्जॉर्ब नहीं करते, जो लाइट कोई पिगमेंट रिफ्लेक्ट कर देता है, बेटे जैसा जिनको आप रिफ्लेक्ट करते हो वो पिगमेंट वैसे अपीयर होना शुरू होता है। यानी हम ये कहते हैं कि अगर ये आपको मार्कर ब्लू कलर का नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइट्स जो यहाँ पर फॉल कर रही हैं सब एब्जॉर्ब हो रही हैं, ब्लू नहीं हो रही, सो ब्लू रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन कलर के? क्योंकि बेटे वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, सीधी सी बात है। उसने कहा यार कौन सा पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब करेगा, कैसे चेक करें? हमने कहा बड़ी सीधी सी बात है, चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप यूज़ करें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ठीक है जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करें। उसने कहा ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या? हमने कहा कोई मसला नहीं है, होता यूं है कि आप यहां पर लगाते हैं एक प्रिज्म, ठीक है, और ये आपके पास है लाइट सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स, और पिगमेंट आप यहां से लाइट को डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देते हैं। रास्ते में आपने रखा हुआ है ये एक यूं, लेट्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ये आपने रास्ते में रखा। अब हो ये रहा है कि ये जो आपके पास पड़ा है यहां पर, इसमें आपने कोई पिगमेंट डाल दिया, ठीक है, और यहां पर आपने लगाया है एक अदद फोटो डिटेक्टर। ये मेरे बेटे लेट्स सपोज आपने कोई फोटो डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है, दिस इज एक्चुअली योर फोटो डिटेक्टर, ये फोटो डिटेक्टर है। अब होगा क्या कि ये जो लाइट मेरे बेटे यहां से पास आउट कर रही है ना, ये लाइट सारी की सारी इसमें से पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पिगमेंट होंगे वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जिस लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लाजमी बात है बेटे वो डिटेक्टर के ऊपर फॉल नहीं करेगी। जब वो डिटेक्टर के ऊपर लाइट फॉल नहीं करती ना, इसका मतलब ये क्या है? बड़ी सीधी सी बात है भाई, जब डिटेक्टर के ऊपर लाइट फॉल नहीं करती है तो इट इज एन इंडिकेशन दैट कि भाई आपके पास ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुई। फॉर एग्जांपल सॉरी, ये वाली वेवलेंथ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई है, ये इसको शो कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि जी अगर आपके कहते हो कि आपके पास 4
40 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो डायरेक्ट डिटेक्टर पे फॉल नहीं करती। आपको पता चल जाता है भाई ये वाली लाइट फॉल नहीं की क्योंकि वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, सो हम लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है कि आपके पास जो चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो यहाँ पर फॉल नहीं कर रही होती हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इस बेस के ऊपर हम लोग किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम को जज आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी ये वाकई सही बातें हैं अगर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से पिगमेंट कौन कौन सी लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब कभी मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ने जाते हैं ना कि कौन से पिगमेंट कौन कौन सी लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ता है कि भाई कि आपके पास कौन पिगमेंट मौजूद कहाँ पे होते हैं। हाँ देखें जी, जब कभी नया नया हमने ज़िंदगी को देखना शुरू किया था ना, तो तब ये समझ आई थी कि आपके पास मेन जो पिगमेंट आपके पास पाए जाते हैं ना, यानी मेन जो चीज़ आपके पास किसी प्लांट में मौजूद है, वो असल में पता चला था कि वो लीफ हैं। थोड़े और बड़े हुए तो पता चला कि लीफ के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको मीज़ोफिल सेल्स का नाम देते हैं। मेरे बेटे क्यों कहते हैं इसको मीज़ोफिल सेल? Why they are termed as mesophil cells? मीजो का मतलब होता है इन बिटवीन और फिल का मतलब होता है लीफ, लीफ के दरमियान में। यानी आपने देखा होगा लीफ के ऊपर एक उसकी एक्टोडर्म होती है, उसके नीचे वाली एक्टोडर्म होती है, उसके दरमियान में ये सेल पाए जाते हैं, इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, थोड़े और बड़े हुए तो खबर हुई कि भाई ये जो मीजोफिल सेल्स की आप बातें कर रहे हैं ना, ये मीजोफिल सेल्स असल में ये मीजोफिल सेल स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल रखते हैं जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और किसी मीजोफिल सेल में कोई 20 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकता है। सही है। उसने कहा यार कभी क्लोरोप्लास्ट को गौर से देखो तो पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास ग्रेना पाए जाते हैं, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स आप जानते हैं। और जब कभी आप ग्रेना को गौर से देखते हैं तो आप कहते हो कि हम बात करते हैं सिर्फ एक थैलाकॉइड की। और ये अगर आपके पास एक थैलाकॉइड है तो बेटे इस थैलाकॉइड के ऊपर यूं पिगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और ये पिगमेंट जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं उनका ये ख्याल है कि भाई ये पिगमेंट दो तरह के होते हैं। या तो मेरे बेटे ये नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, या मेरे बेटे ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर ईदर नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये या तो नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं या एक्सेसरी होते हैं। नेसेसरी के बारे में आप यूं समझ लीजिए कि नेसेसरी का मतलब ये होता है कि आपके पास ये वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट आर टू मच एसेंशियल टू रन आउट फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगी। हाँ, एक्सेसरी इसके एसोसिएट्स हैं जो इसको काम करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने घर बनाना शुरू किया और आपने वहाँ पर एक मिस्त्री लगा दिया, मेसन लगवा दिया। वो मिस्त्री का घर दीवार बना रहा है। अच्छा, उसके साथ आपने मजदूर लगाए हैं, 5-6 मजदूर लगा दिए। कोई उसको ईंटें ला के देता है, कोई उसको गारा बना के देता है, सीमेंट बना के देता है, कोई पानी लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सब उसके काम कर रहे हैं और वो आराम से दीवार बनाता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई यहाँ पर सबसे मेन जो इंडिविजुअल है ना वो मिस्त्री है, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ जी सिर्फ मिस्त्री होगा तो वो क्या करेगा, वो ईंटें भी पकड़ेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हाँ, दीवार बहुत ज़्यादा नहीं बना पाएगा लेकिन दीवार बनेगी ज़रूर। ठीक है, अगर मैं इसके बरअक्स ये काम करूँ कि भाई बेतहाशा मजदूर लगा दूँ और मिस्त्री ना हो, तो मुझे बताएं कि आपके पास दीवार बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। हाँ, यानी इसका मतलब है ये मेन इंडिविजुअल ये है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से इम्तहानात दिए होंगे, पक्की बात है। अच्छा, अब आप जब लोग पेपर देने के लिए जाते हैं और आपने बड़ी मेहनत करके सारा साल पढ़ के कोई 4-1 चैप्टर तो तैयार किए ही होते हैं। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में एमसीक्यू अटैम्प्ट करने के लिए बैठते हैं और एग्ज़ाम के एमसीक्यू अटैम्प्ट करते करते 3-4 तो आप आसानी से कर लेते हैं, बाकी कैसे करते हैं? बाकी आपके बहुत से दोस्त भी तो बैठे, बाकी दोस्त भी तो बैठे होते हैं भाई, उन्होंने भी तो 2-2 3-3 चैप्टर उन्होंने भी तो याद किए होते हैं अपने अपने हिस्से के। सो वो 2 एमसीक्यू उससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिए। मेरे बेटे, आपका एक्शन स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है इन दोस्तों की वजह से। कभी अज्यूम करें आपके पास एक ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें आप अकेले हैं, तो आप अपना एक्शन तब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए एसोसिएट्स की बड़ी ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा एसोसिएट होंगे उतना ज़्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम बढ़ेगा। जैसे हम लोग ये बड़ी एक, हाँ जी, हाँ, तो वो देखे ना बात, लेकिन उनका होना ज़रूरी है पेपर फिर भी करने के लिए। जिसने एक भी लफ्ज़ नहीं याद किया हुआ, वो अगर खुद अपना पेपर कर रहा है तो उसको तो बाकी एसोसिएट हेल्प करेंगे ना, उसका तो एक्शन स्पेक्ट्रम बढ़ रहा होगा ना बेटे, बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं कहता हूँ जी, देखें बात ये है कि एसेसरी पिगमेंट वो होते हैं जो आपके वर्किंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अब ये ईद आ रही है ना, तो अब्बा से छोटी ईद पे अक्सर अम्मा को मिलते हैं कोई 50,000 रुपये, जाओ बच्चों की शॉपिंग करो, बच्चों के लिए कराएं चीज़ें। हाँ, अच्छा, अम्मा जो है ना उस महीने 50,000 की शॉपिंग नहीं करती, अम्मा उस महीने 90,000 रुपये की शॉपिंग करती। बाकी पैसे कहाँ से आते हैं भाई? बेटे, वो जो आपको ईदी मिलती है ना, वो आपको थोड़ी मिलती है। ये मामू चाचू खाला से जो ईदी मिल रही होती है, अम्मा का एक शॉपिंग स्पेक्ट्रम बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे एसेसरी पिगमेंट का काम कर रहे होते हैं, मम्मा का जो शॉपिंग स्पेक्ट्रम है इंक्रीज हो रहा होता है। सो हम कहते हैं यार देखो बात सही है, सिंपल सी बात है, नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक ही है और वो है क्लोरोफिल ए। दिस इज नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अच्छा, व्हाट आर द एसोसिएट्स? एसेसरी कौन है? उसने कहा भी एसेसरीज की बात करेंगे तो क्लोरोफिल बी की बात कीजिए, सी की बात कीजिए, डी की बात कीजिए, ई की बात कीजिए, एफ की बात करें, सारे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सब एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। मोर ओवर मैं कहता हूँ क्लोरोफिल ए किसके पास है? हम ये कहते हैं कि भाई क्लोरोफिल ए असल में सबकी पगड़ी है, सबकी इज्जत है क्लोरोफिल ए। हाँ, सो हम लोग ये कहते हैं कि ये, वैसे तो हम लोग कभी कभी क्लास में इसको बाप भी मान लेते हैं कि ये BAP है, इट इज़ BAP। हाउ इट इज़ BAP? बाप यानी बैक्टीरिया में, एल्गी में और प्लांट्स में। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लफ्ज़ नहीं अच्छा है, तो हम कहते हैं इसको कैप मानेंगे हम, कि दिस इज़ आवर कैप, ये हमारी पगड़ी है। कैसे? कि ये साइनो बैक्टीरिया में या मेरे बेटे ये एल्गी में या ये प्लांट्स में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। फिर हम आ जाते हैं क्लोरोफिल बी पे। क्लोरोफिल बी आपके पास एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा, एक्सक्लूसिवली एल्गी और प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि अगर आप CDE की बात करेंगे तो बेटे ये सिर्फ और सिर्फ आपको एल्गी में मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप क्लोरोफिल एफ की बात करेंगे तो इट मे बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो ये आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है। अच्छा, एसेसरी पिगमेंट सिर्फ ये नहीं है, एसेसरी पिगमेंट आपके पास मेरे बेटे कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है, यानी कैरेट से निकलने वाले टर्पिनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। उसने कहा जी कैरोटीनॉइड्स की जब कभी बात करते हो तो इसमें भी दो बातें हैं, या तो बात करो कैरोटीन्स की या बात करो ज़ैंथोफाइट्स
फिल्स की, और फ़र्क बिल्कुल छोटा सा है कि कैरोटीन का फॉर्मूला अगर C40H56 है तो आपके पास ज़ैंथोफिल में उसमें दो ऑक्सीजन के एटम ऐड है, यानी C40H56O2, तो सिर्फ ये फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसने कहा कैरोटीन की जो बड़ी मशहूर एग्जांपल है इट इज़ बीटा कैरोटीन, और जो ज़ैंथोफिल की बड़ी मशहूर एग्जांपल है दिस इज ल्यूटेंस। तो ये ल्यूटेंस हैं, राइट। सो ये आपके पास पाए जाते हैं पिगमेंट। अच्छा, उसके अलावा हम ये कहते हैं यार ये सेसेरी पिगमेंट का रोल क्या है। हमने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, ये बुनियादी तौर पर तो 3 मेन काम करते हैं। उसने कहा जी सबसे मेन काम तो इसका ये है कि ये इंक्रीज करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। सो इंक्रीजेस एक्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा ये काम करते हैं कि मेरे बेटे ये ना आपको प्रोवाइड करते हैं फोटो प्रोटेक्शन, यानी बहुत सी ऐसी लाइट्स हो सकती हैं जो कि हो सकता है कि क्लोरोफिल के लिए डेंजरस हों, तो वो लाइट्स क्लोरोफिल को जाने ही नहीं दी जाती, उन लाइट्स को पहले ही वहाँ से फारिग कर दिया जाता है, ठीक है। सो वो बहुत सी लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि ये अपनी अपनी रेंज में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी ईमानदारी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का काम करता है, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर मेरे बेटे हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड मूव करते हैं और बात करेंगे एक्सक्लूसिवली अब क्लोरोफिल के ऊपर। जब कभी हम लोग एक्सक्लूसिवली क्लोरोफिल के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि देखें क्लोरोफिल आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल है जो कि यूं नाइट्रोजन गेन करेगा और बेटे इसके साथ वैसे ही पेंटामेरिक रिंग बनेंगे जैसा कि पेंटामेरिक, जी मेरे बेटे, ये हमने कैरोटीनॉइड्स के हवाले से पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आईज में भी हमारे पास कैरोटीनॉइड्स है ना जी, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर ये आपके पास एक पिगमेंट रिंग है, जैसे राइबोस शुगर के रिंग होते हैं, फ्यूरॉन रिंग, एग्जैक्टली उस तरह के 4 रिंग हैं। हम कहते हैं ये जो 4 रिंग हैं, इन 4 रिंग्स को हम लोग पायरोल रिंग्स कहते हैं। और ये पायरोल रिंग में दिस इज रिंग नंबर 1, दिस इज रिंग नंबर 2, दिस इज रिंग नंबर 3, दिस इज रिंग नंबर 4, ठीक है। और ये रिंग एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं, यानी ये जो रिंग है ये आपस में भी जुड़े हैं, ठीक है। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये जो रिंग आपके पास यूं मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो कंटेन एन एसिटोपेंटानोन रिंग। अच्छा, ये सारी सूरत हाल के अंदर ये रिंग जो भी आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है ना बेटे इस वक्त, इसको हम लोग बोलते हैं एक पोरफिन रिंग, ठीक है। ये आपके पास पोरफायरिन नहीं बना अभी, ये पोरफिन है। अगर मैं इसके सेंटर में अटैच करता हूं मैग्नीशियम, तो बेटे मैग्नीशियम के ऐड होने से इट इज नाउ बिकम एक्टिवेटेड। अब ये एक्टिवेट हो गया। जब कभी मेरे बेटे ये एक्टिवेट हो गया है तो एक्टिवेट होने के रिजल्ट में हमने इसको नाम दिया है कि ये आपके पास बन गया है पोरफायरिन रिंग, यानी आप चाहें तो इस रिंग को नाम दें टेट्रा पायरोल रिंग का, या मेरे बेटे हम इसे नाम दे रहे होते हैं कि ये पोरफायरिन रिंग है, सबसे पहली बात। फिर मेरे बेटे ये ना रिंग वो होता है जहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम मौजूद है। सो ये इस वजह से ना हाइड्रोफिलिक भी है और मेरे बेटे ये पोलर नेचर का भी है
और लाइट गैदरिंग भी है। ये सारी प्रॉपर्टीज रिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके पास फिर आगे चलती है एक टेल। ये जो टेल यहां से चलेगी ना बेटे, ये जो टेल, ये फाइटोल की टेल होगी, और फाइटोल की टेल में C20H39 मौजूद होंगे। और ये जो C20H39 की आप बात करते हो ना, ये तो देखो इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जब इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो लाजमी बात है बेटे कि ये अब कौन सी चीज़ है। ये आपके पास, चलो मान लिया कि ये है तो टेल, लेकिन ये टेल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये असल में एक नॉन पोलर रीजन है। ना सिर्फ ये नॉन पोलर रीजन है बल्कि ये हाइड्रोफोबिक भी है, और ये असल में हाइड्रोफोबिक होने के साथ साथ ये एंकर करने का काम करती है, एंकर करते हैं ये, ठीक है। सो ये एंकरेज में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एंकरेज में रोल प्ले करते हैं। दिस इज व्हाट द क्लोरोफिल बेसिक स्ट्रक्चर इज। लेकिन जब कभी आप ये कहते हो कि जी यहाँ पर चूंकि मौजूद होता है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जाएगा क्लोरोफिल चेंज होगा। जैसे हम ये बात पढ़ रहे होते हैं कि वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ क्लोरोफिल एज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कुछ चीज़ें तो हमें बड़ी बेसिक आती हैं और हम ये जानते हैं कि आपके पास जब कभी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो सबसे पहली बात तो ये होती है क्लोरोफिल ए जो है वो असल में नीसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी उसके मुकाबले में असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पहली तो और आसान बात तो यही होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं क्लोरोफिल असल में आपके पास वो है जो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप कंटेन करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो क्लोरोफिल बी है वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, मजीद हम लोग ये कह रहे होते हैं कि जब कभी आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करोगे तो क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल ग्रुप होने की वजह से C55H72N4 O5N4 और Mg इसका फॉर्मूला होता है। जबकि दूसरी तरफ जब कभी आप क्लोरोफिल बी की बात करते हो तो वो C55H70, हाँ, और ऑक्सीजन 6N4Mg फॉर्मूला बनता है। तो हमने कहा जनाब ठीक है। या उसके अलावा हम लोग बेटे ये बात कर रहे होते हैं कि जब कभी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात की जाती है तो क्लोरोफिल ए आपके पास असल में वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि 3/4 इन रेशो पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी 1/4 इन रेशो है। जब कभी आप इसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो क्लोरोफिल ए जो है ना बेटे, ये 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर पे अपनी पीक शो करता है। जबकि हम ये बात पढ़ रहे होते हैं कि 670 ज़रूरी नहीं है कि वो 670 के ऊपर ही हो बेटे, मुमकिन है कि वो 670 के अलावा भी आगे 660 पे भी कर सकता है, 680 पे, 690 पे, 700 पे भी कर सकता है। अच्छा, जब कभी आप क्लोरोफिल बी की बात करते हो, आप कहते हो ये 450 नैनोमीटर या 650 नैनोमीटर पे अपनी पीक शो करते हैं। उसने कहा जी यहाँ से अगर आप ऑनवर्ड चलोगे तो क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है ना वो होता है ब्लूइश ग्रीन, इट
इज ब्लूइश ग्रीन, यानी इसका मतलब है कि ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। और जब कभी आप बात करते हो क्लोरोफिल बी की तो ये होता है येलो ग्रीन, ये येलो ग्रीन है। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि आप क्लोरोफिल ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं। और हम लोग कहते हैं कि जी जब आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना शुरू करते हो तो हम ये देखते हैं कि बेटे ग्राफिकली अगर हम लोग लाइट के स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करना शुरू करें तो आपके पास जो लाइट की रेंज है ना वो 380 नैनोमीटर से शुरू होकर जाती है 400 नैनोमीटर तक, 450, 500, 550, 600, 650, 700 एंड 750, ठीक है। यानी आपके पास जो लाइट अपनी रेंज शो करती है आपके पास वो इन रेंजेस के अंदर शो कर रही होती है, और हम कहते हैं कि कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात की कि भाई क्लोरोफिल ए जो है वो अपनी पीक 430 पे देता है, तो ठीक है बेटे मैं यहाँ पर 430 बनाता हूँ। क्लोरोफिल ए (430) पर और 600 के करीब अपनी पीक देगा। सो जब कभी आप क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हो तो हम उसको इस ग्रीन कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्लोरोफिल ए की पीक्स हैं, ठीक है। दीज आर पीक्स ऑफ क्लोरोफिल ए। जब कभी आप क्लोरोफिल बी की बात करते हो तो बेटे क्लोरोफिल बी जो अपनी पीक्स देता है वो आपके पास देता है 450 के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोरोफिल बी और ये 650 के ऊपर ये अपनी पीक्स देता है। तो हमने कहा जी ठीक है क्लोरोफिल बी जो है अपनी पीक्स यहाँ पे देता है। मोर ओवर हम लोग एक और बात ये करते हैं कि जब कभी आप कैरोटीनॉइड की बात करते हो तो कैरोटीनॉइड ये सारी रेंज को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कैरोटीनॉइड जो है वो ये सारी रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं। सो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको ये वाली जोन्स प्रोवाइड करता है कि ये वो रेंजेस हैं जिस पर टीनॉइड्स बी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि आपके पास ये लाइट्स इन रेंजेस के अंदर और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ करती हैं। उसने कहा यार इससे एक और कदम आगे निकले ना तो पता ये चलता है कि अगर हम लोगों ने किसी जगह पर एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करनी हो, यानी हमने ये एनालिसिस करना हो कि भाई आपके पास एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्शन देखने में नज़र आता है कि आपके पास रेड लाइट की प्रेजेंस में आ रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कभी ये बात करते हैं कि आपके पास WS एंगलमैन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली हम एक बात पढ़ते हैं कि एक जार के अंदर which contains Spirogyra and this Spirogyra is such a life which contains spiral form of chloroplast, right? So हमने किया ये कि बेटे इसके पास ना यहाँ पर रखी है प्रिज्म और यहाँ से लाइट को फॉल किया है। जब कभी आपने यूँ लाइट को फॉल किया है तो लाइट अपने स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड है और ये वेब ग्योर की फॉर्मेशन कर रही है। हमने ये देखा बेटे कि आपके पास वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पर अर्लियर फोटोसिंथेसिस होती है और इट एमिट्स ऑक्सीजन। एज फार एज इट इज़ एमिटिंग ऑक्सीजन, तो हमें ना ऑक्सीजन या तो बेटे ये रेड रेंज के अंदर मिलती है, राइट,
या ऑक्सीजन एमिट होती हुई ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट रेंज में मिलती है। और उसकी रीजन ये होती है कि ग्रीन और येलो लाइट इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। सो ये दो रेंजेस एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पर आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं। और अगर आपको कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करना पड़े तो रेड रेंज आपके पास वो है जिसके ऊपर एक्शन ज्यादा परफॉर्म हो रहा होता है। उसने कहा यार ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ले जी, हम लोग एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि जी एक बात पे गौर कीजिए कि जब कभी भी हम लोग ये लाइट को यूं एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी जो ब्लू लाइट है या वॉयलेट लाइट है, फॉर एग्जांपल मैं वॉयलेट लाइट के कंपैरिजन में आता हूँ और मैं कहता हूँ जी आपके पास एक वॉयलेट लाइट एग्जिस्ट करती है और वॉयलेट लाइट जो एनर्जी का जो फोटोन है वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करता है, जबकि इसके कंपैरिजन में रेड लाइट का जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी कम है और एनर्जी कम होने के हिसाब से वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कंटेन करता है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या है? शिद्दत तो हो गया बेटा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी इंटेंसिटी की? हमने कहा कि भाई इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया। आप अगर फॉर एग्जांपल अपने दो हाथ लेते हैं और आप अपने इस एक यूनिट एरिया पर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इफ यू आर ट्रांसफरिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो डेफिनेटली शिद्दत कम है, और अगर आप यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली आपको शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। जैसे हम ना बच्चों को बड़े सिंपल सी एग्जांपल दे रहे होते हैं कि बेटे आपके ना चेहरे का सरफेस एरिया उतना ही होता है, कभी अम्मा यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, कभी कम करती हैं। जब कभी अम्मा एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र करती हैं तो शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। बात समझ रहे हैं? सो हमने कहा कि यार ठीक है, बात तो समझ आती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन दो फोटॉन्स को कंपेयर करूँ तो ये 2.7 1.8 को अगर कंपेयर किया जाए तो 2.7 इट इज एक्चुअली 3:2, या आसान लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि ये 1.5 और 1। क्लियर? अच्छा देखो मेरे साथ रिपीट करो कि मैंने कहा कि इंटेंसिटी क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया, राइट? अच्छा, अब हम लोगों ने ये कहा कि इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया, तो आपके पास ना ये दो यूनिट एरिया सेम है। फॉर एग्जांपल ये दोनों यूनिट एरिया सेम है। अब अगर मैं ब्लू लाइट की दो वेव्स यहाँ पे फॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये दो वेव्स हैं मैंने फॉल किए, एक लाइट की एनर्जी कितनी थी 1.5, तो दोनों की एनर्जी कितनी हुई 3। ये तो आसान बात है बेटे। तो मुझे यहाँ पर भी अगर सेम एनर्जी फॉल करानी है और हर वेव की एनर्जी 1 है तो मुझे डेफिनेटली कितनी वेव्स का इस्तेमाल करूंगा? 3 वेव्स का। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सेम एब्जॉर्ब हो रही है, तो फोटॉन्स कहाँ पे ज़्यादा फॉल करते हैं? डेफिनेटली रेड के अंदर, क्योंकि रेड के इंडिविजुअल कंपोनेंट की एनर्जी कम है। तो उसने कहा कि भाई जब आप इक्वल इंटेंसिटी में एनर्जी देते हैं, इक्वल इंटेंसिटी में लाइट को फॉल करते हैं, वेव्स फॉल करते हैं, तो रेड की ऑटोमेटिकली वेव्स ही ज़्यादा होती हैं। इस वजह से रेड रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है एज कम्पेयर टू द ब्लू रीजन। क्लियर? अच्छा, सो हम यहाँ पर बेटे इसको कंक्लूड कर रहे होंगे। डेफिनेटली लिंक ऑफ हो गया, सो कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।